नंबर 18 इज टेक्निकल एंड एकेडमिक लैंग्वेज। ठीक है, आपने याद रखना है सेक्शन 3 और 4 में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, दैट इज जनरली टॉपिक स्पेसिफिक एंड इट आपने क्या याद रखना है इसको, इस लैंग्वेज को क्या किया जाता है, इज ऑफन नॉट पैराफ्रेज्ड, यानी जो टर्म्स हैं उनको चेंज नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपको फर्ज करें प्रोजेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक टर्म है, जैसे मैंने कहा कि साइनॉप्सिस है या एब्स्ट्रैक्ट है, डिसर्टेशन है, तो अमूमन इनको वो चेंज नहीं करते। ठीक है, जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, थर्मोमीटर है या कोई गैजेट इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई भी टर्मिनोलॉजी जो एकेडमिक स्पेसिफिक है आमतौर पर उसको चेंज नहीं किया जाता। अच्छा, चेंज नहीं किया जाता तो फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये है कि ये चीज़ परफेक्ट, उसके लिए हमारे पास क्या है, हिंट है कि ये यही बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखें, दिस कैन बी यूजफुल बिकॉज हियरिंग दिस स्पेसिफिक वर्ड्स कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई योर प्लेस इन द रिकॉर्डिंग एंड क्वेश्चन यू आर ऑन। तो इसके जरिए आप आसानी के साथ जो है वो पहचान सकते हैं। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर अगर कार के डिफरेंट हिस्सों की बात हो रही है, ठीक है, तो अगर गियर या एक्सेलरेटर, अब इसका सिनोनिम तो नहीं ना आना है या पैराफ्रेजिंग तो नहीं आना है, ये टेक्निकल टर्म है तो वो वैसे ही यूज होगा। तो अब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जूं ही कहीं पे एक्सेलरेटर आपके सामने है, ऑडियो में भी एक्सेलरेटर वाला लफ्ज़ आया है, तो अब फ़ौरन आपने उधर जाके उसको पहचान सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, मुश्किल ये बात होती है ना कि ऑडियो में कोई और लफ्ज़ बोल रहा है और लिखा हुआ क्वेश्चन में कुछ और होता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी का फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी में जो सवाल लिखा हुआ है ना, एंड वही अल्फाज वो भी बोलते हैं, तो आप आराम से वहाँ पे भी जा सकते हैं। ठीक है, और 19वां देखिए, राइट एग्जैक्टली व्हाट यू हेयर। आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्वालिफाइड, स्कॉलिस्टिक, टैलेंटेड पीपल आर हेयर, बट नेवर ट्रस्ट योर जनरल नॉलेज। आपने ना तो कोई जवाब जनरल नॉलेज पे देना, इवन इफ यू आर PhD इन दैट फील्ड। आपने हमेशा किसको ट्रस्ट करना है, ऑडियो को। जो चीज़ वो बता रहे हैं, इसी तरह रीडिंग में भी जो चीज़ टेक्स्ट में लिखी है उसको फोकस करना है, अपने जनरल नॉलेज की बात नहीं करनी। ठीक है, सो डोंट रीफॉर्म्युलेट, आपने अंडरस्टैंडिंग को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग में क्या लिखा हुआ है, एन एडल्ट, और आप क्या लिख दें, एन अकम्पनिंग एडल्ट, यानी अपना ओपिनियन नहीं बीच में देना आपने। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं। 20th बेटे पॉइंट है कंसंट्रेशन, पूरी तवज्जो जो है वो आपको उस पर रखनी चाहिए। द बिगेस्ट चैलेंज इज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इफ यू लूज फोकस एट एनी पॉइंट सो ऑब्वियसली यू विल लूज मार्क्स। तो आपने कंसंट्रेशन को लूज नहीं करना, क्योंकि बेटे लिसनिंग दो तरह से आपने करनी है, एक है पैसिव लिसनिंग, एक है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग से क्या मुराद है, आपने सिंपल अपना फोकस रखें क्वेश्चन 1 पे। अब आप सुन रहे हैं सारी ऑडियो पैसिवली, लेकिन फोकस किस पर है, क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसी तरह जब 1 का आंसर मिल गया फौरन आप किस पे चले गए, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सुना बाकी ऑडियो भी रहे हैं लेकिन पूरा फोकस किस पर है, क्वेश्चन नंबर 2 पर है। ठीक है, तो आपने ये याद करना, आपने ऐसे ऐसे मूव ऑन हॉप करना है, यानी क्वेश्चन 1 पे जंप लगा के फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, क्योंकि असल में आपके पास एक ही सिरा है, वो है 1 to 40 तक काउंटिंग तो आती है ना, तो जितने भी सवाल होंगे वो क्या होंगे, ऐसे ही 1 से लेकर 40 तक वो आएंगे और आपने उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द लिसनिंग ओवरव्यू। यू कैन फोकस ऑन दीज स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिप्स एंड इट कैन रियली हेल्प यू टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर एंड टू it can make your dreams come true as well when you will achieve your desired band score. So hopefully it can really help you.